हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के मुख्य अभिलक्षणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं का एक यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का समग्र मूल्यांकन करने पर दो प्रमुख तथ्य उभर करके सामने आते हैं। पहला कि इस काल में भूमि व्यवस्था के सामंतीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उत्पादन की स्थानीय इकाइयां उभर करके सामने आने लगी। दूसरा कि मौर्योत्तर काल की अपेक्षा इस काल में व्यापारिक गतिविधियों का स्वरूप जो था वह व्यापक नहीं रहा। तो इन दो कारणों ने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख घटक हैं, कृषि, व्यवसाय, व्यापार, सभी इस काल में प्रभावित हुए। तो आइए देखें यह परिवर्तन कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग कृषि को देखते हैं। तो कृषि इस काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। इस काल में कृषि भूमि के महत्व में काफी वृद्धि हुई। इसका कारण था कि इस काल तक लगभग कृषि भूमि के विस्तार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात जो जंगली जनजातीय क्षेत्र थे उन्हें भी कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया और दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रही थी। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का भूमि पर दबाव भी बढ़ रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि धार्मिक प्रयोजनों हेतु मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी गुप्त काल में, जो आगे आने वाले वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़ती गई और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी भूमि दान की प्रक्रिया बाद के वर्षों में शुरू हो गई, जिससे सामंतीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो इन दो कारणों से भूमि स्वामित्व के संदर्भ में कानूनी दस्तावेजों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और साथ ही साथ भूमि का उत्तराधिकारियों के मध्य विभाजन और इसके विखंडन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। नतीजा हुआ कि अब बड़े बड़े जोतों के स्थान पर छोटे छोटे जोत होने लगे भूमि के विखंडन के कारण। तो बड़े जोतों के अभाव में कृषि उत्पादन में दासों की भूमिका समाप्त होने लगी। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के साथ साथ दासों को भी कृषि एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल करने की इजाज़त दी गई है। तो गुप्त काल तक आते आते बड़े जोतों के अभाव में कृषि उत्पादन में दासों की भूमिका समाप्त होने लगी। हालांकि नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, लेकिन इन्हें गैर उत्पादक कार्यों में लगाए जाने के संकेत प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ें। इसी प्रकार सिंचाई जो था वह एक स्थानीय विषय था, जिसमें व्यक्तिगत प्रयासों एवं श्रेणी संगठनों के द्वारा कुओं तालाबों का निर्माण किया जाता था। वैसे कृषि अधिकांशतः वर्षा पर ही निर्भर थी। पर्णदत्त एवं चक्रपालित का उदाहरण इस काल में प्राप्त होता है, जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे। इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो पर्णदत्त एवं चक्रपालित के सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने जैसे जो शासकीय प्रयास स्थानीय थे और ये आपवादिक ही प्रतीत होते हैं, अर्थात राज्य की तरफ से सिंचाई की व्यवस्था इस काल में नहीं की जाती थी। अगला महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो काफी महत्वपूर्ण है वह यह है कि कृषकों की दशा में इस काल में गिरावट आई। जो इस काल के भूमि दान से संबंधित जो अभिलेख प्राप्त होते हैं
उनमें स्पष्ट रूप से कृषकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे उसी क्षेत्र में बसे रहें तथा नए मालिकों को विभिन्न प्रकार के कर एवं बेगार प्रदान करें। भूमि अनुदान वाले जो क्षेत्र थे उसमें जो जंगल, चारागाह, जलाशय होते थे, तो इन पर से भी कृषकों के सामूहिक अधिकार समाप्त होने लगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कृषकों को यद्यपि कुछ स्वतंत्रता तो थी, परंतु वहाँ भी उद्रंग एवं ऊपरी कर सदृश कर देयताओं के कारण तथा क्षेत्र विशेष में सैनिक पड़ावों के समय किए जाने वाले बेगार से इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। जो उद्रंग एवं ऊपरी कर है, यह कृषि के किराए के रूप में वसूला जाता था सरकार के द्वारा। तो इसका इस प्रकार समग्र रूप से अगर देखा जाए तो गुप्त काल में कृषकों की दशा में गिरावट आई। फिर भी कृषि उत्पादन में समग्र रूप से कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि बृहत संहिता में वर्ष में 2-3 फसल उगाए जाने एवं जुताई बुआई से संबंधित अनेकों संकेत प्राप्त होते हैं। यह बात और है कि यह उत्पादन जो था कृषकों के गिरते स्तर की कीमत पर प्राप्त किया जाता था। अब हम व्यवसाय को देखें तो इस काल में विभिन्न व्यवसायों के विकसित होने का प्रमाण साहित्यों से प्राप्त होता है। इन व्यवसायों में धातुओं के विस्तृत एवं बेहतर तकनीकी इस्तेमाल में एक प्रकार की निरंतरता दिखाई पड़ती है, एक कंटिन्यूटी मिलता है। अमरकोश में अनेक प्रकार की धातुओं एवं उनके विभिन्न नामों की व्यापक चर्चा है। इसमें लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, अभ्रक, मैग्नीज, सीसा आदि मुख्य हैं। धातुओं में भी लौह उद्योग काफ़ी प्रमुख था। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है इस काल के लौह तकनीकी के चरम प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है। कपड़ों की बुनाई जो था वह दूसरा प्रमुख व्यवसाय था, जिसमें सूती एवं रेशमी वस्त्रों की प्रमुखता थी। अमरकोश से मालाकार, चित्रकार, कुंभकार, स्वर्णकार सदृश अन्य व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जो इस काल के व्यवसायों के बहुमुखी होने का प्रतीक है। लेकिन ऐसे भी पर्याप्त संकेत उपलब्ध होते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन की स्थानीय इकाइयां इस काल में उभरने लगी थीं। इसमें व्यावसायिक श्रेणियों की प्रमुख भूमिका थी। ये जो व्यवसायी थे विभिन्न व्यवसायी श्रेणियों में संगठित थे तथा किसी निश्चित स्थान से ये संबद्ध थे, अर्थात इन्होंने किसी निश्चित स्थान से स्वयं को संबद्ध कर लिया था, जुड़ गए थे, वहीं रहते थे, निवास करते थे। अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इनकी अपनी मुहरें होती थी, सिक्के होते थे, जो प्रायः राजकीय कार्य थे। नगर एवं ग्रामीण प्रशासन में इनकी भूमिका में विस्तार हो चुका था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इस तथ्य पर हम लोगों ने चर्चा किया है। नारद स्मृति के अनुसार जो ये संगठन थे, ये व्यावसायिक जो श्रेणियां थी, ये राजाओं को चुनौती प्रदान करने में सक्षम हो गए थे। ये बैंक एवं महाजनी का कार्य भी करते थे, अर्थात लोगों को ऋण देना या लोगों के पैसे को अपने पास सुरक्षित रखना, जिस पर ये सूद देते थे। तो ये व्यावसायिक श्रेणियां बैंक एवं महाजनी का कार्य भी करने लगी थीं। तो इन कार्यों के करने के कारण इनकी विश्वसनीयता एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। लोग इन व्यावसायिक श्रेणियों के पास अक्षय निधि के रूप में धन निवेश कर देते थे और इसका सूद लोगों को मिलता रहता था। तो इस प्रकार स्वायत्त व्यावसायिक श्रेणियां उत्पादन की स्थानीय इकाइयां बनने लगी थीं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में श्रेणियों की भूमिका से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं आपके समक्ष अलग से प्रस्तुत करूंगा। बाद के अभिलेखों में श्रेणी बलों का उल्लेख मिलता है, अर्थात ये श्रेणियां जो थी वो निजी सैनिक भी रखने लगी थी। आगे बढ़ें।
अब हम लोग गुप्तकालीन व्यापार पर एक नज़र डालते हैं। तो आंतरिक एवं विदेशी व्यापारिक गतिविधियां भी गुप्त काल के आरंभिक वर्षों में जारी रहीं। उज्जैन, भड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति इस काल के प्रमुख व्यापारिक नगर थे। उज्जैन की महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थिति थी क्योंकि यहाँ से देश के हर कोने के लिए मार्ग जाते थे उज्जैन से। भड़ौच इस युग में पश्चिमी भारत का एक समृद्ध नगर था और बंदरगाह भी था। यहाँ से मिस्र, रोम, यूनान, ईरान, अरब आदि से व्यापार किया जाता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से भारतीय व्यापारी बर्मा, सुमात्रा, जावा, चीन तथा सुदूर पूर्व के देशों में व्यापार के लिए जाते थे। पूर्वी तट के अन्य बंदरगाहों में कदूरा, घंटसाला, कावेरीपट्टनम, तोदई, कोरकई अन्य प्रमुख बंदरगाह थे। परंतु ऐसे भी पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि इस काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में कमी आई। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि गुप्त शासकों ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इस तथ्य से आप परिचित हैं। कुषाणों ने सर्वशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे और मात्रा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अभिलेखों में इन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया है। लेकिन गुप्तों ने जो स्वर्ण के सिक्के जारी किए इसमें सोने की मात्रा कम थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चांदी, जिसको रूपक कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के भी कम मात्रा में पाए गए हैं। रामगुप्त को छोड़ करके अन्य शासकों के तांबे के सिक्कों को मासक और कांकणी कहा जाता था, तो तांबे के सिक्के भी कम हैं या नगण्य है। रामगुप्त के चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार सिक्कों की कम संख्या एवं दैनिक लेन देन में चांदी एवं तांबे के सिक्कों के प्रचलन का अभाव आंतरिक व्यापार में ह्रास को दर्शाता है। विदेशी व्यापार भी इस काल में कम हो चुका था। इसका कारण क्या था, इसे आप ध्यान से देख लें कि विदेशी व्यापार में कमी क्यों आई। तो तीसरी सदी ईस्वी से ही हून आक्रमणों के कारण रोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा था। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी क्षेत्र था वेंजेंटाइन, वहाँ के निवासियों ने चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख ली थी। जैसा कि आपको याद होगा कि जो चीन के साथ रोमन साम्राज्य का रेशम का जो व्यापार होता था उसमें भारतीय व्यापारी मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। लेकिन इस रोमन साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र वेंजेंटाइन के लोगों के द्वारा जब चीनियों से रेशम बनाने की कला उन लोगों ने सीख ली तो इसमें अब भारतीय व्यापारियों की भूमिका धीरे धीरे सीमित या नगण्य हो गई। इस प्रकार 550 ईस्वी से भारत का रोमन साम्राज्य से रेशम व्यापार प्रभावित हुआ। इसी समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हून आक्रमणों ने इस क्षेत्र से होने वाली व्यापारिक गतिविधियों को बाधित किया। 5वीं सदी के मंदसौर अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इसी समय लाट देश में निवास करने वाले अर्थात गुजरात क्षेत्र में निवास करने वाले रेशम बुनकर जो थे वो मंदसौर चले गए थे तथा अन्य पेशे अपना लिए थे। गुप्त काल के अंतिम चरण में पाटलिपुत्र, मथुरा, कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और गंगा घाटी के अन्य नगरों का पतन होने लगा। द्वितीय नगरीकरण के से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें गुप्त काल में नगरों के ह्रास के कारणों को रेखांकित किया गया है। तो यह भी गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापारिक ह्रास को दर्शाता है। तो विदेशी व्यापार में कमी आने का यह प्रमुख ये जो कारण है वो उत्तरदायी थे। आगे बढ़ें। परंतु
कॉस्मस के विवरणों से यह प्रतीत होता है कि 6ठी सदी ईस्वी में भारत का व्यापार चीन से हो रहा था और इसमें श्रीलंका जो है वह मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। पुनः प्रोकोपियस के वर्णन से स्पष्ट होता है कि भारत का इथोपिया एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से भी व्यापार होता था। यह व्यापार पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति, घंटसाला, कदूरा तथा पश्चिमी तट पर स्थित भड़ौच, कैम्बे, कल्याण और सोपारा आदि बंदरगाहों से होता था। आयात की मदों में चीन से रेशम, जिसे चीनांशुक कहा जाता था, इथोपिया से हाथी दांत और अरब, ईरान, बैक्ट्रिया से घोड़े मंगाए जाते थे। निर्यात की मदों को देखें तो इनमें मसाले प्रमुख थे। भारत से मसालों का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाता था। अन्य निर्यातित सामग्रियों में मोती, मणि, सुगंधी, सूती वस्त्र, नील, औषधि ये निर्यात के मद थे। परंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि इस व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय ही रहा होगा, कारण कि कहीं से भी पर्याप्त सिक्के उपलब्ध नहीं हुए हैं। फाहियान जो है वह बताता है कि वस्तु विनिमय तथा कौड़ियाँ ही विनिमय के साधन थे। तो दोस्तों, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए इस संबंध में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।